हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल बाय कृष्णा। तो आई होप दोस्तों आप सारे लोग अच्छे हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आईटी रिलेटेड वीडियोस कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आता हूँ आप सबके लिए कि जहाँ पर मैं अकाउंट रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो मैं लेकर आता हूँ। तो मैंने एज अ अकाउंटेंट मैं काम करता हूँ। मैंने सीए के लिए एग्ज़ाम दिया था बट मैं क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो क्यों ना ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको एम्प्लॉयज़ है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, डिफ़िकल्टीज होते रहेंगे काम करने के लिए। जो स्टूडेंट है अभी सीख रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो वो चैलेंजेस क्या फेस करते रहते हैं। या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो फ्रेशर है और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट उनको उस वक्त समझ में नहीं आता है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस करूँ और इन सारी चीज़ों को मैं नए चीज़ों के लिए लेकर आऊँ, ऐड ऑन करूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन होते रहते हैं, तो वो चीज़ें ग्रो होती रहती है। और हम कैसा रहता है, अगर हम स्टक हो गए कहीं पर तो वहीं पर रुक जाते हैं। तो लाइफ को अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस मेरे वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही वीडियो में बहुत सारे लेकर आऊँगा आप सबके लिए, और आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया सीखते हुए ज़रूर जाएंगे। तो ये वीडियो मेरा पहला है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसी तरीके से इस मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, आगे आने वाले भी वीडियो को और इस वीडियो को भी। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले कि किस तरीके से टीडीएस के काम किए जाते हैं, टीडीएस का किस तरीके से सेक्शन होता है और उसे हम लोग किस तरीके से अप्लीकेबल करते हैं एंट्रीज में, और उसकी जनरल एंट्री क्या पास करते हैं। तो चलिए पूरा इस वीडियो में हम सीखेंगे और इसके बारे में पूरी हम चीज़ें जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हो, इस वीडियो में देख रहे हो अभी तक, तो आप यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर जाओगे यहाँ से, और आपके लाइफ में जो होने वाली चीज़ें आप करने वाले हो वो अच्छी ही होगी। तो मैं आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताऊँगा। पहला कि टीडीएस का रेट क्या है, दूसरा कि टीडीएस के रेट के बाद उसे किस तरीके से अप्लीकेबल किया जाता है, कि वो कौन कौन से सेक्शन के थ्रू आते हैं और उसे फिर जनरल एंट्री पास करते हैं कि किस तरीके से होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे और फिर आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से टीडीएस का पेमेंट किया जाता है ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आपको बता दें कि टीडीएस है। तो टीडीएस ऐसा है कि एक सेक्शन आता है जिसके सेक्शन के थ्रू हर एक टीडीएस अलग अलग रेट के हिसाब से डिडक्ट होते हैं। तो मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ। तो टीडीएस का रेट चार्ट है और रेट चार्ट के हिसाब से ही हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, और उसी के बाद हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पर सेम लिखा है, देयर आर वेरियस सेक्शन इन इनकम टैक्स लॉ विच स्पेसिफाइड डिफरेंट टीडीएस रेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनकम टैक्स के लॉ के थ्रू डिफरेंट टाइप के टीडीएस रेट है, नेचर ऑफ पेमेंट है उसके, और उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर टीडीएस के लिए। और एवरी ईयर इसका एक बजट सेट किया जाता है और उसके हिसाब से वो पेमेंट करते हैं। तो टीडीएस और टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और आल्सो इंट्रोड्यूस। तो ये जिस तरीके से टीडीएस है वैसे ही टीसीएस भी है। तो आज हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं टीडीएस के बारे में। तो इसके लिए मैं टीसीएस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके इसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगा कि टीसीएस क्या है, उसके ऊपर कितने रेट अप्लीकेबल होते हैं और वो किस तरीके से लगते हैं। तो ये रहा टीडीएस का सेक्शन। तो वन बाय वन मैं आपको सारे टीडीएस के सेक्शन बता देता हूँ। तो 92 सेक्शन आता है सैलरी के लिए, पेमेंट मेड एज अ सैलरी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड लिमिट ये रहता है कि 2,50,000 तक अगर आपने पूरे साल में जितने भी पैसे अगर अर्न किए रहते हैं उसके ऊपर आपका टीडीएस नहीं लगता है। अगर 2,50,000 के ऊपर जाते हैं, तो अगर 2,50,000 ₹1 भी होता है तो जो ₹1 है उसके ऊपर टीडीएस आपका अप्लीकेबल हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो इसी के थ्रू आगे की चीज़ें भी समझते हैं। तो जैसे कि 92A ये होता है
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए, यानी कि ईपीएफ। अगर आप ईपीएफ से विड्रॉ करते हो तो 50,000 के ऊपर अगर आपका लिमिट जा रहा है तो सीधा 10%। 193 तो ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंटरेस्ट अर्न ऑन सिक्योरिटी। अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है सिक्योरिटी के थ्रू, उसका लिमिट है 10,000 के ऊपर 10% आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो 94 में हम लोग आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि कंपनी क्या होता है जब साल के एंड में जब वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं या फिर क्वार्टरली या फिर लोग हाफ ईयरली जब वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं उनको एक डिविडेंड देती है। तो अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट मिल रहा है आपको 5,000 के ऊपर, तो जिसके ऊपर 10% का टैक्स आपका डिडक्ट हो जाता है। 94A तो ये आता है बैंक और पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसके ऊपर आपका 10% डिडक्ट हो जाता है। 40,000 सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज़न के लिए है, यानी कि आप 60,000 के बिलो हो। सीनियर सिटीज़न का यहाँ पे मतलब है वो 60 उम्र के ऊपर है, 60 प्लस है। और यहाँ पर नेक्स्ट निकल कर आता है 194A, यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स अदर देन सिक्योरिटी, यानी कि जहाँ यहाँ पे हम देखे थे कि सिक्योरिटी के जो भी इंटरेस्ट आएंगे वो अपना अप्लीकेबल हो जाता है 10,000 के ऊपर का। यहाँ पर ये निकल के आता है 5,000 अदर देन सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने किसी को दिया है लोन पर और उससे मुझे मिल रहा है पैसे, तो वो भी मेरा एक इंटरेस्ट हो गया ना, कि मैंने 50,000 का लोन दिया हुआ था, 50,000 के ऊपर मैंने उसको 10,000 का इंटरेस्ट लगा दिया मैंने फ्रेंड को या फिर मैंने किसी पर्सन को, तो जो भी पैसा आएगा वो अप्लीकेबल हो जाता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो सामने वाला मुझे पे कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। जैसे कि आप कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा रहेगा, कौन बनेगा करोड़पति में जितने भी वो लोग पैसे जीतते हैं उसका सीधा पैसा 30% वो लोग चला जाता है टीडीएस के लिए। जैसे कि उसके ऊपर लिमिट सेट किया गया है एग्रीगेट ऑफ 10,000। अगर जैसे ही आपने 10,000 के ऊपर जीत लिया विनिंग ऑफ लॉटरी, तो वो सीधा चला जाता है आपका 30% केस में। अब निकल कर आता है नेक्स्ट सेक्शन 194BA, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। जैसे कि ड्रीम 11 हो गया और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन गेम हुए जहाँ से आप पैसे जीतते हैं, तो सीधा आपको उसका 30% आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो, या फिर जिस कंपनी से आप खेल रहे हो वो कंपनी आपके नाम पे गवर्नमेंट को पे कर देती है, और जब उसका आप रिटर्न फाइल करोगे तो वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। जैसे कि आप घोड़ा गाड़ी या फिर घोड़े का रेस लगता है, तो वो अगर आप लगा रहे हो और उसमें आपको 10,000 से ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो सीधा 30% वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। 194C ये आता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 30,000 इसका भी लिमिट है जिसके ऊपर 1% टीडीएस डिडक्ट होता है। और इसमें ही सेम सेक्शन आप देखेंगे 194C यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 194C यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे है 30,000 और यहाँ पे लिखा है मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीगेट बेसिस। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है वन टाइम, अगर एक टाइम पे ही आपने इतना अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर दिया तो 30,000 के ऊपर आता है। अगर आपने उसको 25 करके कर दिया तो ये 30,000 का लिमिट नहीं हुआ ना एक टाइम में आपका। 25 मतलब आपका जब ये 1 लाख का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये 1% टीडीएस यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194G। 194G आता है कमीशन के लिए, कमीशन मेड ऑन सेल्स ऑफ लॉटरी टिकट। जैसे कि जो भी लॉटरी टिकट के लिए टिकट अलॉट करते रहेंगे ना कि आओ हमारे यहाँ पे लॉटरी टिकट जीतो, उसके लिए जो सेल करता है पर्सन, वो पर्सन के लिए ये कमीशन मिलता है ना उससे एक अमाउंट का, तो वो कमीशन के लिए ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाता है जिसका लिमिट है 15,000 और उसके ऊपर आपका लगता है टीडीएस 5%। नेक्स्ट निकल कर आता है 194H, कमीशन ऑन ब्रोकरेज फीस। ब्रोकरेज फीस मतलब जैसे कि अभी मैंने रियल इस्टेट में एक घर लेना है, ठीक है, तो जो एजेंट है वो मुझे घर दिला रहा है तो उसके ऊपर उसका 2% 3% वो लोग चार्ज लेते हैं। जैसे कि मान लो 1 करोड़ का घर है, अगर 1 करोड़ के घर के ऊपर अगर मैं 10% निकालता हूँ तो एजेंट का हो गया 10 लाख रुपीज़। तो अगर वो एजेंट अगर 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है, तो वो तो क्रॉस कर चुका है।
तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे आता है कमीशन एंड ब्रोकरेज फीस जो 5% अप्लीकेबल है। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194 आई आता है रेंट के लिए। जैसे कि अब मैंने घर दिया है किसी को रहने के लिए और उस घर से मुझे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो पैसे 2,40,000 के नीचे है तब तक तो मेरे लिए सेफ़ है। अगर 2,40,000 के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी TDS अप्लीकेबल हो जाता है। तो जैसे कि मान लो 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर मैं अमाउंट अर्न कर रहा हूँ तो 2,40,000 का तो मेरा पूरा सेक्शन हो गया। तो 3 लाख मैं आपको यहाँ पे एक्सेल में ओपन करके बताता हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा एक्सेल। तो यहाँ पे 2,40,000 ये पूरा ईयरली का मुझे अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आ रहा है तो कोई TDS अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर जैसे ही मैंने ये लिमिट क्रॉस कर दिया तो ये हो गया मेरा 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर जो भी रहेगा अमाउंट उसके ऊपर सीधा 10% अप्लीकेबल हो जाता है। इसमें ये नहीं रहता है कि 60,000 कैसे, यानी कि 3 लाख माइनस 2,40,000 तो 60,000 मिलता है ना, 60,000 के ऊपर 10% नहीं डिडक्ट होगा। आपका जितना भी अप्लीकेबल होगा पूरा ये वाले अमाउंट पे 3 लाख के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा पूरे अमाउंट पे। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। तो चलिए वापस आगे वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194 आई। अगेन यहाँ पर भी 194 आई है, यहाँ पे भी 194 आई है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है आपका रेंट पेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और यहाँ पे लिखा है रेंट पेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर जैसे कि आपने घर दिया है, ठीक है, तो वैसे आपके ऊपर रेंट अप्लीकेबल हो जाता है। तो मेरे पास प्लांट है, जैसे कितने लोग हैं, मंडप है, वो लोग बाम्बू देते हैं, शादी के टाइम पे वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जिस पे प्लांट एंड मशीनरी होती है, ठीक है। तो वो सारे सेक्शन यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाते हैं। इसका भी लिमिट है 2,40,000 बट इसके ऊपर डिडक्शन होता है 2% TDS का। यहाँ पे TDS अप्लीकेबल है 2%। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194 जे आता है फॉर प्रोफेशनल। जैसे कि मैंने किसी लॉयर को हायर किया है, मेरा कोई केस चल रहा है उसको अटेंड करने के लिए, और उसे मैं पे कर रहा हूँ एक अमाउंट, तो वो 30,000 तक है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 30,000 के ऊपर जा रहा है तो वो लॉयर को मैंने 10% डिडक्ट कर लेना उसका अमाउंट और जितना भी बचा हुआ अमाउंट उसे पे कर देना है। और सेम सेक्शन यहाँ पर भी निकल कर आती है 194 जे। तो यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये रॉयल्टी पेड फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशंस सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर चीज़ें अप्लीकेबल होगी तो जहाँ पर 30,000 का लिमिट है और वहाँ पे 2% अप्लीकेबल हो जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194 एन है कैश विड्रॉल। अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो 1 करोड़ का तो इसके ऊपर सीधा आपका 2% अप्लीकेबल हो जाता है। और यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट, जो कि ये है फ्रॉम द बैंक, ठीक है, विथ फाइल्ड ऑफ ITR। अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो आपका ये 2% अप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो यानी कि ITR, ठीक है, तो आपका लिमिट हो जाता है वो 20 लाख। पहले था 1 करोड़, 1 करोड़ पे 2% था, अब आ गया है 20 लाख के ऊपर 2%। अगर आप विदाउट फाइलिंग ITR, ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया हो। 194 ओ अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइडर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया। तो इन सारी चीज़ों से आपको पैसे आ रहे हैं, तो उसमें अगर 5 लाख के ऊपर आ रहा है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर तो सीधी बात है 1% आपका भी TDS डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 194 क्यू पेमेंट मेड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स। जहाँ पे आपने कोई गुड्स को परचेस करने के लिए पेमेंट किया है वहाँ पे 50 लाख के ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीधी बात है वहाँ पे 0.010% अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट निकल कर आता है 194 एस TDS ऑन द पेमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी।
तो ऐसा होता है कि वर्चुअल असेट्स मतलब कि हम लोग जैसे शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर लगाते हैं जिससे अपने को पैसा आ रहा है, या फिर हम लोग क्रिप्टो करेंसी परचेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और अदर वर्चुअल एसेट्स, यहाँ पे लिखा है और, ठीक है। तो एंड नहीं लिखा है, मतलब ये और ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और मतलब जैसे बिटकॉइन हो गया, आपने शेयर मार्केट का कोई परचेस किया हुआ है तो वहाँ पे सीधा आपको 1% अप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आता है 206AA, TDS अप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन। जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि मैंने किसी का पैन नंबर लिया और जो इसके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उसको मैंने वो TDS का अमाउंट कट करके उसके पैन नंबर के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर दिया। अगर सामने वाले ने पैन नंबर दिया ही नहीं है, उसके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी परसेंटेज है वो डिडक्ट नहीं होगा, सीधा 20% रेट है ये अप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर है और आपको सारी चीज़ें जो बताई है मैंने वो समझ में आई हो। तो ऐसे TDS रेट चार्ट बहुत ज़्यादा ही है, तो मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ में आई होगी, और आगे ऐसे ही चीज़ों को मैं आपको और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग पोर्टल पर जाके TDS का पेमेंट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है हमारा, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ TDS पेमेंट। जैसे कि मैंने TDS पूरे महीने में 100 लोगों का डिडक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसे गवर्नमेंट को पे करने के लिए एक लिमिट तो रखना चाहिए ना, अदरवाइज़ फिर वो ऐसा हो जाएगा कि वो बंदे ने TDS डिडक्ट कर लिया और उसके पैसे से वो इन्जॉय कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पीरियड सेलेक्ट कर दिया है। तो क्या है पीरियड, मैं आपको बता देता हूँ। इज़ द TDS पेमेंट मंथली इफ़ द डिडक्टर अदर देन ऑफिस और गवर्नमेंट डिडक्ट TDS इन एनी मंथ, टैक्स मस्ट बी पेड ऑन द बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो शायद आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सेल के थ्रू। जैसे कि अगस्त मंथ में 1 से लेके 31 तक का डेट रहता है, तो इसमें मैंने जितने भी, मान लो 10 लोगों के मैंने TDS डिडक्ट किए हैं, तो वो ये मंथ ख़त्म होने के बाद सितंबर में मुझे 7 तारीख से पहले, ठीक है, ये गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर मैंने 10 लोगों का 100 रुपये का अमाउंट पे किया, डिडक्ट किया हुआ है, तो ये 100 रुपये एग्जैक्टली मुझे गवर्नमेंट को पे कर देना है। अगर मैंने ये 100 रुपये नहीं पे किया तो यहाँ पर गवर्नमेंट मुझ पर लगा देगा इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर TDS का लेट फाइलिंग के लिए भी गवर्नमेंट लगाती है इंटरेस्ट। अगर मैं 7 तारीख के बाद 8 तारीख को भी पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पूरे महीने का, एक दिन की डिले की वजह से भी पूरे महीने का गवर्नमेंट आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। तो इसके लिए जो ड्यू डेट हुआ है उसके पहले ही पे कर देना ज़रूरी है। तो हावेवर द TDS डिडक्टर इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, तो ये एवरी मंथ 7 तारीख है ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से कैलेंडर ईयर होता है वैसे ही फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को शायद पता हो, तो अगर जिनको नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेके मार्च का, ठीक है। तो अप्रैल का रहता है 1 और मार्च का रहता है 31। तो ये इस तरीके से साल में 12 महीने काउंट होते हैं फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर रहता है अपना जनवरी से लेके, कैलेंडर होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, इस तरीके से काउंट होता है। तो यहाँ पर भी अप्लीकेबल होती है सेम चीज़ें 01 से लेके, यानी कि 1 से लेके 31 तक, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको पता चल गया। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये रहा फाइनेंशियल ईयर, और ये रहा हमारा कैलेंडर ईयर। तो अगर मार्च का डेट यानी कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट अगर वहाँ पर है तो ये जो 7 तारीख का नेक्स्ट मंथ का टाइम है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है 30 अप्रैल। तो आई होप दोस्तों चीज़ें पूरी आपको क्लियर है यहाँ पर।
अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो आई होप दोस्तों आपने कुछ अच्छा यहाँ से सीखा हो। अगर अच्छा सीखा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो कि जिससे जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।